देना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज वक्फ संशोधन बिल की, जो लोकसभा में पेश होने के बाद लटक गया और अब ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ से जुड़े 2 बिल पेश किए थे। इस बिल पर संसद में करीब 2.5 घंटे के राजनीतिक दंगल के बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया। तो कांग्रेस समेत विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने इस बिल का विरोध किया और इस बिल को असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ बताया है। रिपोर्ट देखिए। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. यह एक कानून से बना हुआ कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। वक्फ बोर्ड की ताकत और हैसियत देखिए। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार। वक्फ से जुड़ा केस किसी सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा। विवाद हुआ तो केस की सुनवाई वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही होगी। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली गई तो फैसले को पलट नहीं सकते। यहां तक कि केंद्र और राज्य सरकार भी वक्फ के फैसले में दखल नहीं दे सकते। मोदी सरकार ने इस कानून पर कैंची चलाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं तो विपक्ष आग बबूला हो गया। Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Next, you will go for Jains. This bill is specialized for Maharashtra Haryana election. इस बिल का समर्थन कीजिए। करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ एक्ट में जो बदलाव के लिए पार्लियामेंट में आ गया है, इसमें आप कैसे देखते हैं? इसमें मैं क्या कहूँगा, शेख हसीना से पूछ लीजिए। अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी तो 4 कदम आगे निकल गए। क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। अब आप एक हैरान करने वाला आंकड़ा देखिए। सेना के पास 18 लाख एकड़, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन। वैसे वक्फ पर सियासत नई बात नहीं है। 2014 के चुनाव से ऐन पहले मनमोहन सिंह सरकार ने एक जनादेश जारी कर दिल्ली में 123 संपत्ति वक्फ को दे दी, जिसे बीजेपी ने खुला तुष्टीकरण कहा था। और अब बात बांग्लादेश की, जिसको लेकर भारत में ऐसी सियासत हो रही है जो देश को सावधान करने वाली है और कई सवाल भी खड़े कर रही है। सवाल ये कि बांग्लादेश के हालात से भारत की तुलना क्यों हो रही है? और जिस देश का लोकतंत्र दंगा तंत्र में बदल चुका है, उस देश का उदाहरण भारत के लिए आखिरकार क्यों दिया जा रहा है? क्यों कांग्रेस की ओर से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में भी बांग्लादेश वाले हालात हो सकते हैं? अब ये सवाल कि ये कांग्रेस की देश के लिए चिंता है या फिर चेतावनी? पहले सज्जन सिंह वर्मा, फिर सलमान खुर्शीद और अब कांग्रेस के बयानवीर मणिशंकर अय्यर ने कह दिया है कि भारत में भी बांग्लादेश वाली स्थिति आ सकती है। इसके अलावा मणिशंकर ने कहा कि विकसित भारत बनना अलग बात है, लेकिन क्या वो आजाद भारत होगा? मणिशंकर अय्यर और उनसे पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं के ऐसे ही बयानों पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस अपने देश में भी बांग्लादेश जैसे हालात चाहती है। बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में
काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। इतना ही नहीं, उनकी जमहूरियत में कमियां महसूस होने लगी। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। आप जो है वो इस तरह की अराजक उद्दंडता से जो हमारी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता है उसको आप ना तो हाईजैक कर सकते हैं ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिंदुस्तान जो है ना पाकिस्तान है और ना बांग्लादेश है। हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट कंट्री है। उसको जो है वो आप इस तरह से जो भय और भ्रम का माहौल और भौकाल खड़ा करके देश में जो है वो अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं होंगे। बांग्लादेश में 100 घंटों से जारी हिंसा के बीच ये बड़ी खबर है कि बांग्लादेश से बहुत भारी संख्या में लोगों ने बंगाल में घुसने की कोशिश की है। तस्वीरें बांग्लादेश बॉर्डर से सटे पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर से आई हैं। ये तस्वीर आपके सामने जहां पर सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेश से भागे लोग भारत की शरण मांगने लगे। इन लोगों का कहना था कि बांग्लादेश में भारी हिंसा की वजह से उनकी जान को खतरा है। भारत से शरण मांगने वाले इन सैकड़ों लोगों में बहुत बड़ी संख्या बांग्लादेशी हिंदुओं की हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू नरसंहार जैसी स्थिति है। इस बात की आशंका हमने 5 अगस्त को भी जता दी थी कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, उसकी वजह से बहुत भारी संख्या में बांग्लादेश से हिंदू पलायन हो सकता है। बांग्लादेश में इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हिंदू हैं और ये सभी हिंदू बांग्लादेश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि आज किशनगंज में जिन लोगों ने भारत में शरण लेने की कोशिश की, उनमें भारत बॉर्डर में घुसने से उन्हें रोक दिया गया। बीएसएफ ने सभी लोगों को समझाकर वापस लौटाने की कोशिश की है और इन लोगों के लिए सबसे बुरी स्थिति यह है कि ये बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। बॉर्डर पर इन्हें ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जाएगा। तो आज जिस तरह से बांग्लादेश के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के इशारे पर विदेशी दखल अंदाजी हुई और इसकी वजह से बांग्लादेश आज दंगा देश बन गया। और ऐसे ही आरोप है कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर भी लग चुके हैं और राहुल गांधी पिछले ही साल भारत में अमेरिका और यूरोप को दखल देने की मांग कर चुके हैं और तब राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारत में सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं, इसीलिए अमेरिका यूरोप को भारत में दखल देना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना ने बांग्लादेश किसके कहने पर छोड़ा? शेख हसीना की हत्या कौन करना चाहता था? क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वदेश वापसी करेंगी? अमेरिका और यूरोप से राजनीतिक शरण मांगने वाली खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या आवामी लीग फिर से चुनाव लड़ेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और इन सभी सवालों का जवाब दिया है शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में सजीब वाजिद ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात से लेकर उनकी मां, अवामी लीग और खुद अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान शेख हसीना के बेटे ने कई हैरान कर देने वाले पर्दाफाश किए। सबसे पहले उन्होंने शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के पीछे की बहुत बड़ी वजह बताई। उन्होंने कहा अगर उनकी मां बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उनकी हत्या कर दी जाती। ये जानते हुए भी शेख हसीना बांग्लादेश नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर बेटे की बात उन्होंने कैसे मानी, सुनिए। वो तो बांग्लादेश छोड़ के नहीं जाना she did not want to leave Bangladesh at all. बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे शेख हसीना अमेरिका या यूरोप के देशों में राजनीतिक शरण के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनके बेटे सजीब वाजिद ने इन सभी खबरों को मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने किसी भी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। मेरी माँ कहाँ भी पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करे नहीं, ये सब बकवास है। तो क्या
क्या शेख हसीना एक बार फिर अपने देश वापस लौटेंगी? वो कब तक देश से बाहर रहेंगी और किस देश में पनाह लेंगी? इन सवालों के जवाब भी सजीव ने खुलकर दिए। हमारी माँ बांग्लादेश में फिर जाते चाहती है। ये आज हो कल हो, एक दिन हमारी माँ बांग्लादेश फिर जाएंगी। सजीव ने बांग्लादेश के हालात की सच्चाई बताते हुए कहा कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। न्याय व्यवस्था की भी अर्थी उठ गई। अब जिसके हाथ में हथियार है उसी का कानून है। वहां तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लूटपाट चल रही है कंप्लीट देश में। बांग्लादेश में जिस आवामी लीग के नेताओं को ढूंढ कर चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, क्या वो पार्टी फिर से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाएगी या फिर अब बांग्लादेश में बीएनपी ही एकमात्र राजनीतिक दल बचेगा? इस सवाल के जवाब में सजीव ने कहा कि आवामी लीग सत्ता में वापसी जरूर करेगी। आज हो कल हो वो वापसी करेंगे, अवामी लीग वापसी करेंगे। हमारे माँ प्रधानमंत्री ना हो कि ना हो, वो बांग्लादेश में रहेंगी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का ऐलान करने में सेना को देर नहीं लगी, लेकिन सवाल है कि सेना ने अंतरिम सरकार का ऐलान कैसे कर दिया, जबकि बांग्लादेश के संविधान में अंतरिम सरकार जैसी ना कोई व्यवस्था है और ना ही कोई प्रावधान। बांग्लादेश में जो हो रहा है, इट इज ऑल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में ये कुछ भी नहीं है। संविधान में इंटरिम गवर्नमेंट बोला कुछ भी नहीं है। अब ये साफ हो चुका है कि शेख हसीना अपने राजनीतिक जीवन में वापसी नहीं करेंगी, तो फिर आवामी लीग का अगला मुखिया कौन होगा? क्या मुजीबुर रहमान के खानदान से बांग्लादेश को कोई प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा? क्योंकि शेख हसीना के बेटे को सियासत रास नहीं आती, लेकिन अब बदले हालात में शायद उनका मन बदलने लगा है। हमारे पॉलिटिक्स करना की कभी इच्छा नहीं थी। शेख हसीना के परिवार को भारत से हमेशा ही सुरक्षा मिली है, पनाह मिली है, मुसीबत में साथ मिला है। इंदिरा गांधी सरकार के जमाने से भारत बांग्लादेश के दुर्दिनों में शेख हसीना परिवार की पूरी मदद की है। इस बार भारत ने शेख हसीना की जान बचाई, इसके लिए उनके बेटे ने मोदी सरकार का शुक्रिया कहा। मोदी सरकार हमारे माँ की जान बचा दी है, इसके लिए उनके प्रति हमारी शुक्रिया है। शेख हसीना की सरकार कट्टरपंथ के खिलाफ थी, आतंकी गतिविधियों के खिलाफ थी, आईएसआई के साजिशों के खिलाफ थी। सजीव के मुताबिक उनकी मां को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। हम मिलिटेंसी को ठेक दिया, हम आईएसआई को ठेक दिया। एकमात्र शेख हसीना ये कर सकती है। सोचिए जरा कि अगर शेख हसीना अपने प्रधानमंत्री आवास में मौजूद होती तो क्या होता। उन्मादी भीड़ जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास में घुसी, अगर शेख हसीना उनके हाथ लग जाती तो भीड़ क्या करती? अवामी लीग के 20 नेताओं की जिंदा कब्र बनाने वाले दंगाइयों का पहला टारगेट शेख हसीना ही थी। हम उनको अनुरोध किया जे तुमको अभी एट दिस मोमेंट हेलीकॉप्टर में उठना है, बिकॉज वो आपको मारेंगे। छात्र आंदोलन के नाम पर दंगाइयों ने जिस तरह से बांग्लादेश को जलाया, जगह जगह दंगा फसाद किया, पुलिस वालों की हत्याएं की, सेना को निशाना बनाया, दंगाइयों को इतनी ताकत देने वाला कौन था? किसने इन दंगाइयों के हाथों में हथियार दिए? सजीव वाजिद का इशारा साफ तौर पर आईएसआई की ओर था। स्टूडेंट के साथ बंदूक थे। ये बंदूक कहां से आई? स्टूडेंट तो हाथ तो बंदूक नहीं रहता। शेख हसीना के बेटे ने साफ कह दिया कि आवामी लीग संघर्ष नहीं चाहती, खून खराबा नहीं चाहती, अमन चाहती है। इसीलिए सजीव की पहली कोशिश है कि आवामी लीग के नेताओं की जान कैसे बचाई। हम लड़ाई नहीं चाहते, तो हम हमारे
दल का रक्षा करते थे। न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में सजीव वाजेद ने हर उस सवाल का बेबाकी से जवाब दिया जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था, और शेख हसीना के बारे में उड़ रही अफवाहों पर ब्रेक भी लगा दिया। और अब बात अच्छी खबर की जो पेरिस ओलंपिक से आई है। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। तो भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराया और ये चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। इसके अलावा देश ने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा 8 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पेरिस ओलंपिक्स में चौथा मेडल जीत लिया है। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हरा दिया। इस जबरदस्त मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कमाल का खेल दिखाया और 2 गोल दागे, और उनके ये 2 गोल भारतीय टीम को ब्रॉन्ज दिलाकर लिया है। सबसे पहले उन्होंने 30वें मिनट पर गोल दागा और इसके बाद 33वें मिनट में भी हरमनप्रीत सिंह ने ही पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दाग दिया। हालांकि हाफ टाइम की अगर बात की जाए तो 30वें मिनट पर स्कोर 1-1 का था और बराबरी का खेल चल रहा था। हालांकि इसके पहले 18वें मिनट में ही स्पेन की ओर से इकलौता गोल मार्क मेलारेस पोर्टिलो ने पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए किया था, और इसके बाद बारी आई 30वें मिनट की, और 30वें मिनट में भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 1 गोल करके स्कोर को 1-1 पर पहुंचा दिया। उधर तीसरे क्वार्टर में मैच के 33वें मिनट में हार्दिक सिंह ने वीडियो रेफरल मांगा, जिस पर रेफरी ने भारत को पेनल्टी दी। इसका फायदा उठाकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 1 और गोल दाग दिया। ये उनका टूर्नामेंट में 10वां गोल रहा और इसी के साथ स्कोर 2-1 का हो गया। मैच के 59वें मिनट में स्पेन को पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिला, लेकिन गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने इस गोल को बचा दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर लिया। भारत की हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरीके से कांस्य पदक हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से भारत की टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। देखो, बहुत एक्साइटिंग भी था और बड़ा डरावना भी था, क्योंकि लास्ट सेकंड्स में भी स्पेन को बहुत पेनल्टी कॉर्नर मिले। खैर, जैसे कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, और भारत को इसी के साथ पिछली बारी वाला जो मेडल है वो मेंटेन किया है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत खुशी के पल हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ हार गई थी। जर्मनी ने भारत को 3-2 से हराया था और इस हार के साथ ही टीम इंडिया का गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया था। लेकिन स्पेन के साथ ब्रॉन्ज के लिए हुए मुकाबले में जहां हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागकर टीम इंडिया को मजबूत करने का काम किया, तो दूसरी तरफ गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने भी अपने दमदार खेल से स्पेन के अटैक को 2 बार नाकाम किया और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर देश भर में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम से फोन पर बात कर जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हॉकी टीम की उपलब्धि पीढ़ियां याद रखेंगी। सर, ये हरमन के पास सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नहीं, शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। भाई, आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने, और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है, और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी, क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था वो फिर से आप लोग वापिस लेके आएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर, थैंक यू सर। हमारे श्रीजय से जी साहब कोशिश करती है जी, साथ में ही सर, कर लीजिए सर। हेलो सर। श्रीजय है यस सर, श्रीजेश बात कर रहा हूँ सर। कैसे हो भैया?
एकदम बढ़िया सर। कंग्रेचुलेशन सर। बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कमाल, आपने निवृत्ति घोषित कर दी आखिरी में। यस सर। लेकिन आपको नई टीम तैयार करनी होगी भैया। यस सर, यस सर। देखिए, मैं एक बात तो आज जरूर कहना चाहूंगा, 10 खिलाड़ियों के साथ ब्रिटेन की लड़ाई आपकी, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हॉकी को समझने वाला हर बच्चा इसको हमेशा याद रखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इसको एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा। और मैं मानता हूं कि दुनिया में भी हॉकी की चर्चा होगी तो ये आपकी क्वार्टर फाइनल के मैच का तो जरूर जिक्र आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं सच बता दूं, अच्छा टीम स्पिरिट भी दिखाई दिया और आपने बिल्कुल जमकर के, और मैं देखा कि एक बार हारने के बाद थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन आपने 24 घंटे में फिर से अपने आप को रिकवर करके पूरी ताकत से निकल पड़े आप लोग। यस सर। जी सर। देखिए, देश को बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सबको। थैंक यू वेरी मच सर। सबकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई इंजर नहीं हुई? नहीं सर, सब एकदम बढ़िया सर। सब लोग इधर आपको सुन रहे सर, सब खुश है, सब आपका कॉल के इंतजार में था सर। मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा भैया। भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू। माता की जय सर। थैंक यू सर। चलिए सरपंच साहब, बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। जेपी नड्डा ने कहा कि पूरी पार्टी की तरफ से हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन पर बधाई देता हूं। भारत की हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरीके से कांस्य पदक हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से भारत की टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। टीम ने जो असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से लगन के साथ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और इस खेल को जीता है, सारा भारत उन पर गर्व कर रहा है। मैं एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और चलिए अब बात करेंगे विनेश फोगाट पर जारी सियासी दंगल की, क्योंकि आज इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद और राज्यसभा से सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस हुई, जिस पर जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर साजिश वाला एंगल ढूंढ रहे हैं। और आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से ये हंगामा बरपा। मांग को लेकर you are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद देश की राजनीति में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। मुद्दा संसद में उठ चुका है और हंगामा राज्यसभा तक हो रहा है। You are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे आहत होकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति जताई और कहा कि विपक्ष रोज रोज मेरा अपमान कर रहा है, मैं खुद को यहाँ सक्षम नहीं पा रहा हूँ। सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है, ये कहते हुए जगदीप धनखड़ आसन छोड़कर चले गए। You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? तो चलिए इसी के साथ ही न्यूज़ 18 प्राइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।